चैप्टर सिटीजनशिप, पार्ट सेकेंड, आर्टिकल 5 to 11। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। सिटीजन्स, फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट। सिटीजन वो लोग हैं जो इंडिया के सिटीजन होते हैं और उनको इंडिया के प्रति लॉयल्टी होती है। राइट्स इंजॉयड, सिटीजन्स को पूरी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स मिलती है, जैसे कि वोटिंग, पब्लिक ऑफिस रखना और फंडामेंटल राइट्स का यूज करना। अब कुछ राइट्स को देख लेते हैं जो सिटीजन्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, किसी भी सिटीजन को रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स या बर्थ प्लेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर का चांस मिलता है। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। आर्टिकल 29 एंड 30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज को भी अपनी कल्चर और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने का राइट्स मिलता है। अदर राइट्स को देखते हैं। राइट टू वोट, सिटीजन को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में वोट देने का राइट्स होता है। राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, सिटीजन को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में खुद को कॉन्टेस्ट करने का राइट्स मिलता है। एलिजिबिलिटी फॉर पब्लिक ऑफिस, सिटीजन को हाई ऑफिसर्स जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल बनने का राइट्स होता है। अब बात करते हैं एलियंस। एलियंस वो लोग होते हैं जो दूसरे कंट्री के सिटीजन होते हैं और इंडिया में टेम्पोररी या परमानेंट रहते हैं, लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं होते। इसके राइट्स को देखते हैं। एलियन को सभी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते जो सिटीजन को मिलते हैं। एलियंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फ्रेंडली एलियंस, इनेमी एलियंस। फ्रेंडली एलियंस को देखते हैं। वो लोग जो उन कंट्री के सिटीजन्स हैं जो इंडिया के साथ अच्छी रिलेशन में हैं। इनेमी एलियंस, वो लोग जो उन कंट्री के सिटीजन्स हैं जो इंडिया के साथ वार में हैं। इनको फ्रेंडली एलियंस से कम राइट्स मिलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं अबाउट एलियंस। फ्रेंडली एलियंस, इनको ज्यादा राइट्स मिलते हैं, जैसे कि वर्क करना, प्रॉपर्टी खरीद रखना एक्सेट्रा, लेकिन वोटिंग और पब्लिक ऑफिस रखने का राइट्स नहीं मिलता। इनेमी एलियन को इनको बहुत कम राइट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए इनको अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोटेक्शन नहीं मिलता आर्टिकल 22 के तहत। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस। इंडिया में सिटीजन बाय बर्थ और न्यूट्रलाइज सिटीजन दोनों को प्रेसिडेंट बनने का राइट्स होता है। यूएसए में सिर्फ सिटीजन्स बाय बर्थ को ही प्रेसिडेंट बनने का राइट्स मिलता है, न्यूट्रलाइज सिटीजन नहीं बन सकते। एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो सिटीजन बाय बर्थ थे, लेकिन अगर कोई पर्सन न्यूट्रलाइज सिटीजन है तो वो भी प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया में। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी है कि वो ट्राइब्यूनल बनाए जो डिसाइड कर सके कि कोई पर्सन इलीगली इंडिया में रह रहा है या नहीं। ये ट्राइब्यूनल क्वार्सी जुडिशियल बॉडी होती है जो जुडिशरी के पार्ट नहीं होते, लेकिन कुछ जुडिशियल पावर रखते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बांग्लादेशी पर्सन इंडिया में बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट के रहता है तो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि वो इलीगल इमिग्रेंट है या नहीं। अब हम सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स को समझते हैं। आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्टिकल बताता है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 को इंडिया में थे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन 1950 में इंडिया में था तो उसे अपनी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल गई थी। आर्टिकल 6, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। यह आर्टिकल उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे और उनका सिटीजनशिप स्टेटस क्लियर करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पाकिस्तान सिटीजन 1950 के बाद इंडिया आया तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती थी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस थे।
आर्टिकल 7 सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान एंड देन कम बैक टू इंडिया। ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान गए थे लेकिन बाद में इंडिया वापस आए। इन लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए कुछ कंडीशंस थी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन सिटीजन पाकिस्तान गया और फिर इंडिया वापस आया तो उससे दोबारा सिटीजनशिप मिलने के लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था। आर्टिकल 8 सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इस आर्टिकल के थ्रू उन लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है जो एब्रोड रहते हैं लेकिन उनके एंसेस्टर इंडिया के थे। एग्जाम्पल, अगर किसी का ग्रैंड फादर इंडिया से थे तो उसे अपनी इंडियन सिटीजनशिप क्लेम करने का राइट्स मिल सकता है चाहे वो एब्रोड रहता हो। आर्टिकल 9 टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई इंडियन सिटीजन यूएसए की सिटीजनशिप लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। ये आर्टिकल कहता है कि इंडियन सिटीजनशिप लेने के बाद जब तक पार्लियामेंट कुछ नए रूल्स ना बनाए तब तक उस सिटीजन के राइट्स कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है तो उसके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कुछ बदलाव ना करे। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो सिटीजनशिप के एक्विजिशन और टर्मिनेशन को रेगुलेट कर सके। एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया जो सिटीजनशिप के रूल्स को रेगुलेट करता है। अब की टर्म्स को समझते हैं। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है जिसमें किसी इंडिविजुअल को अपने देश के राइट्स और ड्यूटीज मिलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन जब कोई फॉरेनर इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई करता है। टर्मिनेशन जब किसी की सिटीजनशिप किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेने से खत्म हो जाती है। अब देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इस एक्ट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट को इंडिया की सिटीजनशिप देने का प्रोविजन दिया। इससे सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स को रेगुलेट किया गया। अब बात करते हैं एक्वाइजिशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। सिटीजनशिप एक्वायर करने के 5 मेन तरीके हैं: बाय बर्थ, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। बाय बर्थ इंडिया में पैदा होने पर सिटीजनशिप मिलती है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच अगर कोई पर्सन इंडिया में पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिलती थी चाहे उसके पेरेंट्स किसी भी नेशनलिटी के हो। 1 जुलाई 1987 के बाद सिर्फ तब इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी अगर उसके पेरेंट्स में से एक इंडियन सिटीजन हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद सिटीजनशिप तब मिलेगी अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो या एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। इसमें एक्सेप्शंस थे, फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे और इनेमी एलियंस के बच्चे इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ नहीं ले सकते। एग्जाम्पल को देखते हैं। 1985 में दिल्ली में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल गई थी। 2005 में अगर एक पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट है तो बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अब बाय डिसेंट देखते हैं। इंडिया के बाहर पैदा होने पर भी सिटीजनशिप मिल सकती है लेकिन कंडीशंस हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच अगर फादर इंडियन सिटीजन है तो बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी। अगर 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर सिटीजनशिप तब मिलेगी अगर पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद सिटीजनशिप तब मिलेगी अगर इंडियन कंसल्टेट में बच्चे का बर्थ 1 साल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए।
अगर 1 साल के बाद रजिस्टर करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन सिटीजन का बच्चा यूएसए में पैदा होता है और उसका बर्थ इंडियन कंसल्टेट में रजिस्टर किया जाता है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब बाय रजिस्ट्रेशन देखते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में सिटीजनशिप मिलती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करे, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या उसका स्पाउस इंडिया में सेटल होना चाहता है। इसमें कंडीशंस है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के बाद ओथ ऑफ एलिजियंस लेना होता है। एग्जाम्पल, एक एनआरआई जो यूएसए में सेटल था, अगर इंडिया आके अपनी सिटीजनशिप वापस लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकता है। अब देखते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन। फॉरेनर को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करे, जैसे मिनिमम 12 ईयर्स तक इंडिया में लीगली रहना जरूरी है, 11 ईयर जनरल रेसिडेंस और 1 ईयर कंटिन्यूअस रेसिडेंट इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं होना चाहिए, ओथ ऑफ एलिजियंस लेना जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर एक ब्रिटिश सिटीजन 15 साल से इंडिया में लीगली रह रहा है और उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसे न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सिटीजनशिप मिल सकती है। अब बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी, अगर कोई फॉरेन टेरिटोरी इंडिया का हिस्सा बन जाए तो उस टेरिटोरी के लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि किन लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। एग्जाम्पल, 1961 में गोवा इंडिया का पार्ट बना तो गोवा के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई। अब कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं। इलीगल माइग्रेंट, वो लोग जो बिना वैलिड वीजा के इंडिया आए हैं या अपना वीजा एक्सटेंड नहीं कराए, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल, बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओथ ऑफ एलिजियंस, सिटीजनशिप लेने के लिए लॉयल्टी दिखाना जरूरी है, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी है। एग्जाम्पल, न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पर फॉरेन नेशनल्स को ओथ लेना होता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इस एक्ट के थ्रू कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, फारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं, उन्हें फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिलती है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप लॉस करने के 3 तरीके हैं जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर डिफाइन है। रिन्वेसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। बाय रेनवेसिएशन क्या होता है ये? अगर कोई इंडियन सिटीजन फुल एज और मेंटल कैपेसिटी के साथ वॉलेंटरली एक डिक्लेरेशन देता है कि वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करना चाहता है तो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। जब डिक्लेरेशन रजिस्टर्ड होता है तभी सिटीजनशिप ऑफिशियली खत्म होती है। अगर ये डिक्लेरेशन वार के टाइम, जब इंडिया वार में हो, किया जाता है तो रजिस्ट्रेशन को रोका जा सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ डेड पर्सन की भी सिटीजनशिप लॉस हो जाती है, लेकिन जब माइनर चाइल्ड 18 साल का हो जाता है तो वो अपनी इंडियन सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है। एग्जाम्पल, एक एनआरआई जो यूएसए शिफ्ट हो गया है और वहां की सिटीजनशिप लेना चाहता है, वो इंडियन गवर्नमेंट को एक डिक्लेरेशन देगा कि रिनोवेंस हिज इंडियन सिटीजनशिप। अब बाय टर्मिनेशन को देखते हैं क्या होता है। अगर कोई इंडियन सिटीजन वॉलेंटरली और कॉन्शियसली दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाती है। इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती। ये प्रोविजन वार के टाइम अप्लाई नहीं होता। वॉलेंटरली का मतलब है कि डिसीजन बिना किसी प्रेशर या फोर्स के लिया गया हो। एग्जाम्पल, एक इंडियन सिटीजन कनाडा की सिटीजनशिप एक्सेप्ट करता है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। अब बाय डेप्रीवेशन क्या होता है ये एक कंपलसरी एक्शन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है जब किसी सिटीजन ने कुछ स्पेसिफिक वायलेशन किए हो।
कब होती है ये डेप्रीवेशन, देखते हैं। फ्रॉड, अगर सिटीजनशिप फ्रॉड के जरिए ली गई हो, अगर किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखाई हो, अगर किसी ने इनेमी के साथ इलीगल ट्रेड या कम्युनिकेशन किया हो ड्यूरिंग वार, रजिस्ट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर किसी सिटीजन को 2 साल के लिए जेल हुई हो किसी भी कंट्री में विद इन 5 ईयर ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, अगर कोई सिटीजन 7 साल तक कंटिन्यूसली इंडिया के बाहर रह रहा हो और उसने अपनी सिटीजनशिप रिटर्न करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई नहीं किया हो, तब ये हो सकता है। एग्जाम्पल, एक पर्सन ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट के जरिए इंडियन सिटीजनशिप ली और बाद में पता चला कि उसका क्लेम गलत था, उसकी सिटीजनशिप सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्राइव कर देगी। अगर एक न्यूट्रलाइज सिटीजन चाइना के साथ इलीगल ट्रेड करता है ड्यूरिंग वार, तो उसकी सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की। इलीगल माइग्रेंट, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए इलीगल माइग्रेंट को एक्सक्लूड किया गया है और उन्हें लॉस करने का भी स्कोप है। वार टाइम एक्सेप्शन, रेन्युएशन और टर्मिनेशन प्रोविजन वार के टाइम सस्पेंड हो सकती है। न्यूट्रलाइज सिटीजन, न्यूट्रलाइज सिटीजन का बिहेवियर क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ वायलेट करे तो उसकी सिटीजनशिप डिप्रीव की जा सकती है। अब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो ये इंश्योर करता है कि हर सिटीजन सिर्फ एक ही देश यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का सिटीजन होगा। ये कॉन्सेप्ट फेडरल सिस्टम के बावजूद एक नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। की पॉइंट्स ऑन सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल एलिजियंस, हर सिटीजन का एलिजियंस सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया के लिए होता है, स्टेट के लिए अलग से नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र का रहने वाले हैं तो आप महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारत के सिटीजन हैं। कंपैरिजन विथ डुअल सिटीजनशिप सिस्टम, यूएसए और स्विट्जरलैंड में डुअल सिटीजन का सिस्टम है, जिसमें सिटीजन स्टेट और कंट्री दोनों का सिटीजन होते हैं। इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है जो पूरे देश में यूनिफॉर्म है। इक्वल राइट्स, सभी सिटीजन के पास सेम सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो। एग्जाम्पल, आप राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन आपको तमिलनाडु में भी वही पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिलेंगे जो वहां के लोगों को मिलते हैं। एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15, 16, 19। आर्टिकल 15, स्टेट कुछ स्पेशल बेनिफिट्स या प्रीफरेंस अपने रेसिडेंट को दे सकते हैं, जैसे राजस्थान अपने स्टूडेंट के लिए एजुकेशन फी में कंसेशन दे सकता है। आर्टिकल 16, पार्लियामेंट कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए रेसिडेंट्स को कंडीशन बना सकता है। एग्जाम्पल, हिमाचल प्रदेश के कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ हिमाचल के लोगों अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रेसिडेंट को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ट्राइबल एरिया में आउटसाइडर के एंट्री और सेटलमेंट को लिमिट किया जा सकता है, जैसे नागालैंड के इनर लाइन परमिट सिस्टम में होता है। अब बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एक इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल लॉ है जो इलीगल माइग्रेंट के सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन को मॉडिफाई करता है। चलिए इसे समझते हैं। की प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं। इलीगल माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट वो है जो बिना वैलिड पासवर्ड ट्रेवल डॉक्यूमेंट के इंडिया आए हो या एलो टाइम के बाद भी इंडिया में रह रहे हो। रिलीजियस माइनॉरिटी के का एक्सेप्शंस को देखते हैं। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसीस और क्रिश्चियन जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं, उन्हें इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए हो। उनके लिए सिटीजनशिप एक्वायर्ड करने का 11 साल का रिक्वायरमेंट 5 साल कर दिया गया है। अब एक्सेप्शंस टू सीएए को देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजन ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं होते,
जो 6 शेड्यूल में इंक्लूड है, जहां आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के ट्राइबल एरिया। ये प्रोविजन इनर लाइन परमिट एरिया पर भी अप्लाई नहीं होते, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में। कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। इनर लाइन परमिट एक सिस्टम जो आउटसाइडर को सर्टेन ट्राइबल एरिया में एंट्री और सेटलमेंट के लिए रेस्ट्रिक्ट करता है। 6th शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया जो स्पेशल कल्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं रीजन्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। रिलीजियस परसिक्यूशन अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटी को परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर फोर्स कन्वर्जन का प्रेशर होता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इंडिया एक सेकुलर और ह्यूमैनिटेरियन कंट्री है जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को एक सेफ शेल्टर देना चाहती है। नेशनल सिक्योरिटी इलीगल माइग्रेंट्स के इनफ्लो को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट डेफिनेशन और एक्सेप्शंस जरूरी है। अब क्रिटिसिज्म ऑफ सीएए को देखते हैं। रिलीजियस बायस क्रिटिक्स कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को प्रीफरेंस देता है जो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल एरिया ट्राइबल कम्युनिटीज को लगता है कि माइग्रेंट्स की इनफ्लो से उनका कल्चर आइडेंटिटी खतरे में है। वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इक्वलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं जो आर्टिकल 14 में दिया गया है। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड होल्डर। सिटीजनशिप और रेसिडेंसी के कॉन्टेक्स्ट में एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियन, पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स उन लोगों के लिए यूज होते हैं जो इंडिया के साथ कल्चरल या हिस्टोरिकल कनेक्शन रखते हैं लेकिन अलग अलग लीगल कैटेगरी में आते हैं। चलिए इनको सिंपल में समझते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन एनआरआई एनआरआई वो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रह रहा है और इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है। इसके की फीचर्स को देखते हैं। एनआरआई के पास इंडियन सिटीजनशिप होती है। एनआरआई को पूरे इंडियन सिटीजन्स के जैसे राइट्स मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी खरीदना, वोट करना और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना। एनआरआई को वीजा की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। एग्जाम्पल, रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो यूएसए में काम करता है और इंडियन पासपोर्ट होल्ड करता है, वो एक एनआरआई है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को देखते हैं। पीआईओ वो पर्सन है जिसके एंसेस्टर इंडियन नेशनलिटी के थे लेकिन अब वो किसी दूसरे देश का सिटीजन है और फॉरेन पासपोर्ट होल्ड करता है। इसके की फीचर्स को देखते हैं। फॉरेन सिटीजन पीआईओ के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होती। पीआईओ को कोई स्पेशल बेनिफिट्स नहीं मिलते लेकिन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है। पीआई को इंडियन विजिट करने के लिए वीजा चाहिए होता है। एग्जाम्पल, प्रिया के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के थे लेकिन प्रिया कनाडा में बॉर्न हुई और उसके पास कनेडियन पासपोर्ट है, वो एक पीआईओ है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को देखते हैं। ओसीआई ओसीआई वो पर्सन है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में रजिस्टर्ड है। इसके की फीचर्स को देखते हैं। लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री ट्रेवल ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इंडिया आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। रजिस्ट्रेशन एग्जेम्पशंस ओसीआई को फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। पैरिटी विथ एनआरआई ओसीआई को इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशनल फील्ड में एनआरआई के बराबर राइट्स मिलते हैं। एक्सेप्शंस ओसीआई एग्रीकल्चरल या प्लांटेशन प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन रिसर्च वर्क करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। एग्जाम्पल, राहुल के पेरेंट्स
इंडियन सिटीजन थे, लेकिन वो यूएसए में सेटल हो गए थे और अमेरिकन सिटीजन बन गए। उसने ओसीआई कार्ड लिया है और अब वो वीजा फ्री इंडिया ट्रेवल कर सकता है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। एनआरआई राइट्स। एनआरआई को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फुल राइट्स मिलते हैं, जैसे वोटिंग और प्रॉपर्टी खरीदना। पीआईओ पीआईओ लिमिटेशंस। पीआईओ के पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं होती, इसलिए वो इंडियन पासपोर्ट नहीं होल्ड कर सकता। ओसीआई बेनिफिट्स को देखते हैं। ओसीआई का स्टेटस उनको वीजा फ्री ट्रेवल और एनआरआई के बराबर इकोनॉमी और एजुकेशनल बेनिफिट्स देता है। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। सिर्फ इंडियन सिटीजन और एनआरआई ही एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ओसीआई और पीआईओ के लिए ये अलाउ नहीं है। अब बात करते हैं, व्हाई दिस कैटेगरी एग्जिस्ट। ग्लोबल इंडियन कम्युनिटी। इंडिया की डायस्पोरा पॉपुलेशन दुनिया के हर कोने में है। इन कैटेगरीज के थ्रू उनका इंडिया के साथ कनेक्शन बनाए रखना पॉसिबल होता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एनआरआई और ओसीआई कैटेगरी के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को के लिए फायदेमंद है। कल्चरल लिंक। पीआईओ और ओसीआई कैटेगरीज इंडियन कल्चर और हेरिटेज के साथ इमोशनल और कल्चरल बॉन्ड बनाए रखते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न। इलीगल माइग्रेंट और सिक्योरिटी थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए क्लियर डेफिनेशन और रेस्ट्रिक्शंस जरूरी है। अब बात करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ओसीआई कार्ड होल्डर। ओसीआई यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स को इंडिया के साथ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे लाइफ लॉन्ग वीजा फ्री और इकोनॉमिक और एजुकेशनल पैरिटी विथ एनआरआई। लेकिन कुछ सिचुएशन में ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जा सकती है। चलिए इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ ओसीआई रजिस्ट्रेशन। अगर किसी ने फ्रॉड के थ्रू ओसीआई कार्ड लिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, रमेश ने अपनी आइडेंटिटी गलत दिखाकर ओसीआई कार्ड बनवाया। जब यह फ्रॉड पकड़ा गया तो उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया गया। इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर्स। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर को रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर 2 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजन की सजा होती है तो उसका कार्ड कैंसिल हो सकता है। एग्जाम्पल, डेविड, एक ओसीआई कार्ड होल्डर को इंडिया में एक क्राइम के लिए 3 साल की सजा मिली। इस वजह से उसका ओसीआई कार्ड कैंसिल कर दिया गया। सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर की एक्टिविटी इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एग्जाम्पल, माइकल, एक ओसीआई कार्ड होल्डर ने इंडिया के खिलाफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक की। सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से उसका कार्ड कैंसिल कर दिया गया। वायलेशन ऑफ लॉज। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर ने सिटीजनशिप एक्ट या किसी और लॉज का वायलेशन किया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एग्जाम्पल, सारन, एक ओसीआई कार्ड होल्डर ने इंडिया के इमिग्रेशन रूल्स का बार बार वायलेशन किया। इस वजह से उसका ओसीआई स्टेटस रिवोक कर दिया गया। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। फेयर प्रोसीजर। किसी भी ओसीआई कार्ड होल्डर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले उसे सुनने का मौका दिया जाता है। अब कुछ की टर्म्स को देखते हैं। फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना या सिस्टम का मिसयूज करना। फ्रॉडुलेंट लोग सिस्टम का मिसयूज करके अनफेयर बेनिफिट्स लेते हैं। सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी। सोवरेनिटी का मतलब है इंडिया का अपना कंट्रोल और सेल्फ रूल। सिक्योरिटी का मतलब है इंडिया की सेफ्टी को इंश्योर करना, जैसे टेररिज्म से प्रोटेक्शन हो। वायलेशन ऑफ लॉज। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर इंडिया के किसी भी लॉज का इंटेंशनल वायलेशन करती है तो उसका स्टेटस कैंसिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, व्हाई कैंसिलेशन इज नेसेसरी। नेशनल सिक्योरिटी। किसी भी कंट्री के लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। अगर ओसीआई कार्ड होल्डर की एक्टिविटी सस्पिशियस है तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना जरूरी है।
फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉडुलेंट केसेस से सिस्टम का इंटीग्रिटी मेंटेन होता है और मिसयूज रोका जाता है। अकाउंटेबिलिटी, कैंसिलेशन इंश्योर करते हैं कि ओसीआई कार्ड होल्डर इंडियन लॉज को रेस्पेक्ट करें। सेफ गार्डिंग सोवनिटी, इंडिया की इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए।